एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई एक फ्रेश वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की फेमस द स्टडी ऑफ पोएट्री, जिसके अंदर इन ऐसे के अंदर जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री के लिए जो क्रिटिसिज्म दिया है और उसको जो अपनी टचस्टोन थियरी दी गई है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऐसे है वो 80s में पब्लिश किया गया था दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। Matthew Arnold essay The Study of Poetry is a seminal work in literary criticism. In this essay, Arnold elevated the role of poetry, positioning at the higher form of art and capable of sustaining humanity during the times when religion and philosophy flatter. तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर ये समझाया गया है कि जो ये ऐसे है जो आर्नोल्ड ने लिखा गया है वो एक पोएट्री का रोल दिखाता है, उसकी पोजीशन जो एक हायर फॉर्म ऑफ आर्ट है और वो जो ह्यूमैनिटी को सस्टेन करती है किस समय पर रिलीजन जब और फिलोसफी जब अपना विघटन कर रही थी, यानी कि अब जब उनका पावर खत्म हो रहा था। His central thesis is that poetry, rather than merely being a source of amusement, should be regarded as a criticism of life. तो आर्नोल्ड की जो आर्ग्यूमेंट है कि वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो ओनली अम्यूजमेंट के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए नहीं है, बट उसको क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की तरह भी हम देख सकते हैं और गाइड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, यानी कि जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी एक पोएट्री गाइड हो सकती है दोस्तों। आर्नोल्ड प्रेजेंट हिज क्रिटिकल फ्रेमवर्क थ्रू हिज 3 एस्टिमेट्स ऑफ पोएट्री एंड हिज फेमस टचस्टोन थियरी। तो देखिए आर्नोल्ड है जो अपना वो क्रिटिसिज्म देते हैं वो 3 एस्टिमेट का यूज करते हैं। देखिए वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ और उसके साथ टचस्टोन थियरी को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर से देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया तो हमें पता चला क्या कि इसको पब्लिश किया गया था 1880s में और लिखा गया था आर्नोल्ड के द्वारा और एक ऐसे है। देखिए ये वो मेन थिंग है ऐसे, और किस चीज पे लिखा गया है तो पोएट्री। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पोएट्री का मतलब होता है कि एक पोएम या कोई एक लिटरेरी वर्क जो कि साहित्य के अंदर लिखा गया हो। अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट मेन है कि देखिए वो जो हमारे आर्नोल्ड है वो कहना चाहते हैं कि जो पोएट्री है वो एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ की एक कटाक्ष दिखाती है हमें लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, किस चीजों पे समय बिताना चाहिए। एक गाइड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ है। देखिए क्या है, गाइड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ है। और कोई भी जो पोएट्री होती है वो अच्छी होती है बुरी है, वो अच्छी कितनी इसके अंदर लिखावट है वो हमें चेक करने के लिए 3 एस्टिमेट यानी कि 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। किसके द्वारा? तो हमें दिए गए हैं आर्नोल्ड के द्वारा, और उनकी जो एक फेमस टचस्टोन थियरी दी गई है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जिससे कि हम एक अच्छी पोएट्री को फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारी पोएट्री लिखी जाती है इस वर्ल्ड के अंदर, एक पास्ट में भी लिखी गई थी, अभी भी लिखी रही है और आगे भी लिखी जाएगी। बट उनमें से कौन सी अच्छी पोएट्री यानी कि कौन से एक लिटरेरी वर्क होता है जो हमें सोचना समझना होता है और उससे हमें पता चलता है कि पढ़ने के बाद कि वो अच्छी है या बुरी, या उसमें कुछ एसेंस भी है या नहीं, ऐसे ही लिखी गई है नहीं। तो इसके लिए 3 एस्टिमेट्स दिए गए हैं और टचस्टोन थियरी दी गई है, यही है इनका क्रिटिसिज्म। तो देखिए हम आगे सब डिस्कस करते हैं। देखिए ये 3 एस्टिमेट है दोस्तों। देखिए आर्नोल्ड आइडेंटिफाई 3 वेज इन विच पोएट्री कैन बी एवेल्युएटेड, यानी कि हम एवेल्युएट कर सकते हैं पोएट्री को 3 वे से। दिस अप्रोच इज अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द अनबायस्ड एंड अनएनालिटिकल असेसमेंट ऑफ द पोएटिक वर्क। देखिए इन अप्रोच को फॉलो करके हम लोग अनबायस्ड और एनालिटिकल असेसमेंट देख सकते हैं, यानी कि जो अनबायस यानी कोई बायस ना हो, अपने खुद के विचार को ज़्यादा हम अपने प्रेफरेंस को ना दे, अनबायस होकर हम काम ना करें, उनको हमें यहाँ पर इस एस्टिमेट के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो किसी भी पोएट्री को एवेल्युएट यानी कि उसे पढ़ने, उसको क्रिटिसाइज करने और क्रिटिकली एनालिटिक करने के लिए हमें पहला एस्टिमेट दिया गया है हिस्टोरिकल एस्टिमेट। तो देखिए हिस्टोरिकल एस्टिमेट इवैल्यूएट्स पोएट्री बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रादर देन इट्स इंटरेस्टिंग मेरिट। तो देखिए जो हिस्टोरिकल एस्टिमेट है वो पोएट्री को यानी कि कोई भी एक पोएम है या कोई क्रिटिकल साहित्यिक वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उसको किस बेस पे इवैल्यूएट करता है, उसको देखता है। तो देखिए हिस्टोरी यानी उसकी हिस्ट्री है। देखिए किसी राइटर ने, एग्जांपल समझते हैं हम लोग, किसी राइटर ने लिखी है कोई अच्छी पोएट्री, वो
पास्ट में भी अच्छी पोएट्री लिखता था, तो हमें लगता है कि उसकी हिस्ट्री के द्वारा हम सोच लेते हैं कि उसकी जो आज लिखी गई पोएट्री है वो भी अच्छी होगी। बट हम ये नहीं देखते कि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू यानी कि उसकी रियल वैल्यू, देखिए उसकी रियल वैल्यू, रियल मेरिट, उसको हम नहीं देखते। उसके अंदर कौन से वर्ड्स अच्छे लिखे गए हैं, लाइन अच्छी लिखी गई, वो हम देखते नहीं है। बट क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बेस पर हमें इसके हिस्ट्रिकल एस्टिमेट के बेस पर हम उसको जज करते हैं। आर्नोल्ड वॉर्न्स अगेंस्ट दिस मेथड, तो आर्नोल्ड उसको वॉर्न करता है इस मेथड को यूज करने से, एज इट ऑफन रिजल्ट इन ओवरवेलमिंग वर्क ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेरी वर्क। तो देखिए जो कोई भी राइटर होता है दोस्तों, उसका जो साहित्य के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, तो देखिए उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने बायस ओपिनियन देते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए इसके एग्जांपल लिखते हैं, मेनी अर्लियर पोएट्स आर रिवर प्राइमरी बिकॉज दे वर पायनियर, नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क इज टाइमलेसली एक्सीलेंट। देखिए कुछ ऐसे राइटर्स हैं जैसे कि शेक्सपियर है या बहुत सारे जो राइटर्स पोएट्स होते हैं, वो बहुत सारे समय से वो पायनियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होते हैं। बट नॉट बिकॉज देयर वर्क, अपने वर्क के कारण नहीं, बट वो उनकी एक्सेलेंस के दौरान। बट हमें क्या करना है, उनकी जो वर्क लिखी गई है, भले उनका इतिहास कितना भी अच्छा हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। हमें सिर्फ और सिर्फ जो वर्क लिखा गया है, कोई पर्टिकुलर पोएट्री लिखी गई है, उस पर ध्यान देना है। तो हमें उसको ही अनबायस्ड तरीके से हमें उसको जज करना है। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि आर्ग्यू दैट व्हाइल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज important, it should not be obscure the actual quality of the poet's work। देखिए भले ही जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोएट्री को पढ़ने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि किसी को समझना हो कि सबसे ज्यादा अच्छी पोएट्री कौन लिखी गई, तो कोई एक पर्टिकुलर आपका फेवरेट हो या किसी ने बताया कि ये अच्छे जो लिखते हैं, तो आप उनकी हिस्ट्री के हिसाब से उनको चूज तो कर सकते हैं। बट हमें हम उन पर्टिकुलर पोएट को पढ़ तो सकते हैं, बट जो पोएट्री हम पढ़ रहे हैं उसे हमें जज करना है कि वो इतनी अच्छी है या बुरी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट एस्टिमेट हिस्टोरिकल, जिससे कि हिसाब के हम हिस्ट्री देखते हैं किसी पोएट की या पोएटिक वर्क की। उसके बाद हम सेकंड एस्टिमेट यानी कि सेकंड पैरामीटर है जो हम पोएट्री को जज करते हैं, वो है पर्सनल एस्टिमेट। तो पर्सनल एस्टिमेट जज पोएट्री बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट, प्रेफरेंस एंड इमोशन। तो देखिए जो सेकंड पैरामीटर है, ये सेकंड एस्टिमेट है, जो पोएट्री जज करी जाती है वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, टेस्ट होता है। किसी को हॉरर वाली पोएट्री या किसी को लव वाली पोएट्री या किसी को जो दुख वाली पोएट्री पसंद होती है, किसी को इमोशनल वाली पोएट्री पसंद है, उस हिसाब से लोग पोएट्री को जज करते हैं या पसंद करते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं दोस्तों कि कोई किसी को लव वाली पोएट्री पसंद है, तो वो सोचेगा कि हर बार किसी लव के रिलेटेड लिखी गई पोएट्री हमेशा अच्छी होती है, वो होता है हमारा पर्सनल एस्टिमेट। दिस मेथड अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड इज इक्वल फ्लॉ बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव एंड ससेप्टिव इन बायस। देखिए तो क्या होता है कि ये जो इस प्रकार के जो हमारे पर्सनल एस्टिमेट होते हैं, इस प्रकार की जो हमारी जजिंग होती है, वो क्या होती है कि हमारी एक पर्सनल बायस दिखाती है और हम लोग सब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो पोएट्री की रियल वैल्यू होती है, रियल वर्ड्स लिखे गए हैं और रियलिटी है, इसके अंदर जो दिखाई गई है चीजें, वो हम देखते नहीं है। बस उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से उसको अच्छा हम जज कर लेते हैं। रीडर्स में ओवरली प्रेज और अंडर वैल्यू पोएट्री ड्यू टू द पर्सनल एसोसिएशन एंड इमोशन। देखिए कोई व्यक्ति को सिर्फ लव की पोएट्री पसंद है, उसकी वजह से क्या करेगा, जो अच्छी दूसरी पोएट्री लिखी गई है, क्या किसी नेचर पे लिखी गई है, किसी इंसान पे लिखी गई पोएट्री है, तो वो क्या करेगा, उसके लव के बारे में ही उसको पता है, लव वाली जो इमोशन वाली जो उनको पोएट्री पसंद है, तो वो क्या करेगा, दूसरी पोएट्री को जज अच्छे से नहीं करेगा। वो करेगा कि ये तो अच्छी नहीं है, इसमें लव वाली चीजें दिखाई नहीं गई है दोस्तों, रादर देन इंगेजिंग विद इस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। बल्कि वो क्या करेगा कि जो उसकी जो यूनिवर्सल और जो ट्रूथ दिखाया गया है, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस है पोएट्री की, वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ अपने ही जो पर्सनल प्रेफरेंस है या उसका टेस्ट, खुद का जिसे चीजें पसंद है, उसके बेस पर उसकी यूनिवर्सलिटी, ट्रूथ और एक्सेलेंस को नेग्लेक्ट कर देगा दोस्तों। थर्ड एस्टिमेट दिया गया है आर्नोल्ड के द्वारा, वो है द रियल एस्टिमेट इज द आइडिया अप्रोच टू एवलुएटिंग पोएट्री। तो देखिए जो असली एस्टिमेट है या पैरामीटर है या जजिंग जो सिस्टम है, वो कौन सी है, रियल एस्टिमेट, जिससे कि हम किसी पोएट्री को एवेलुएट कर सकते हैं। टू इट्स कंसीडर द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द पोएम सच एज इट्स ट्रूथ, ब्यूटी एंड इमोशनल पावर। तो देखिए इस एस्टिमेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रूथ, ब्यूटी और इमोशनल पावर को हम जज कर सकते हैं कि इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कई सच्ची सही से दिखाई गई है। इस बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि रियल एस्टिमेट, इसकी रियलिटी, इसके अंदर सच्चाई क्या है, इसकी ब्यूटी कितनी है, इसके अंदर इमोशनल पावर कितना है। तो पोएट्री एक
सही से हमें जज कर सकते हैं, हम पोएट्री को सही से जज कर सकते हैं। आर्नोल्ड बिलीव्स दिस मेथड enables reader to discern whether a work transcends time and culture, achieving the universal significance. The real estimate is the foundation of the Arnold's critical theory and align closely with the his touchstone method. तो देखिए जो रियल एस्टिमेट है जिससे कि हम हमारी पोएट्री जिसे पढ़ रहे हैं, हम जो पोएट्री को हम पढ़ रहे हैं उसको रियल एस्टिमेट से हमें उसको जज करना चाहिए कि पोएट्री के अंदर जो ब्यूटी दी गई है, ट्रूथ है, इमोशनल पावर है कि नहीं, उसको हम चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं इस रियल एस्टिमेट से। और जो ये रियल एस्टिमेट है वो आर्नोल्ड की क्रिटिकल थियरी का एक मेन पार्ट है, फाउंडेशनल पार्ट है, और इसके अंदर जो हमें इसकी जो टचस्टोन थियरी है वो भी एक साथ ऐसे ही दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, जो हम टचस्टोन थियरी हम डिस्कस करें। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है, नई चीजें समझ में आई है, तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो 3 एस्टिमेट दिए गए हैं जो पोएट्री को हमें दर्शाते हैं कि पोएट्री को किस तरह से हमें जज करना चाहिए। तो देखिए, पहला हिस्टोरिकल एस्टिमेट से जज करते हैं लोग, दूसरा है हमारे पर्सनल एस्टिमेट से, जिससे कि हम अपने पर्सनल बायस को दिखा देते हैं, जिससे कि पोएट्री को उसकी असली वैल्यू हम नहीं पहचान सकते। बट रियल एस्टिमेट ऐसा एस्टिमेट है जिससे कि हम हमारे जो सारे के सारे बायस, हमारे जो हिस्टोरिकल जो आइडियाज होते हैं, हमें पता होता है किसने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, उस चीज़ों को साइड में रख के हम उसकी रियल ब्यूटी, उसका रियल ट्रूथ और इमोशनल पावर से जज करते हैं कि भाई ये पोएट्री अच्छी है, ये पोएम अच्छी है, ये लिटरेरी वर्क अच्छा है या नहीं। देखिए, उससे साथ ही जो आर्नोल्ड ने है वो टचस्टोन थियरी दी गई। तो आर्नोल्ड इंट्रोड्यूस द टचस्टोन थियरी एज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ पोएट्री। तो देखिए, हमें जो किसी पोएट्री को जो उसको एक्सेस करना है, यानी कि उसको समझना है या उसको हमें जज करना है, तो उसने एक टूल दिया है, वो प्रैक्टिकल टूल दिया जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ पोएट्री को देख सकते हैं। तो देखिए, ही लिंक्स दिस मेथड टू द यूजिंग अ टचस्टोन इन मेटल वर्क where the sample of the known values is used to test the purity of the other material। देखिए, जो टचस्टोन थियरी है वो एक सिंपल सी जो थियरी है जिसके अंदर हम मेटल वर्क, जैसे कि हम सोना है तो सोने के साथ हम दूसरे ऐसे कोई नया पदार्थ है उसको हम चेक करते हैं कि भाई ये सोने की वैल्यू से ज़्यादा अच्छा है या नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि टचस्टोन, यानी कि किसी चीज़ के साथ उसका कंपेरिजन कर दिया जाए, जैसे कि कोई अच्छी चीज़ हो, जैसे कि हम सोना देखते हैं। Similarly, Arnold proposed that readers and critics should compare poetic work to passage from the great poets who have achieved universal acclaim। तो देखिए, वो कहते हैं कि आपको पोएट्री को अच्छे से क्रिटिसाइज करना है, उसको समझना है, एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमको क्या कर सकते हैं कि जो बहुत अच्छी पोएट्री लिखी गई है इतिहास के अंदर, उसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है, जिससे कि हम इस पोएट्री को अच्छे से समझ पाए, उसकी यूनिवर्सलिटी को समझ पाए, उसकी ट्रूथ, उसकी इमोशनल डेप्थ को समझ पाए। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ द टचस्टोन थियरी देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ टचस्टोन थियरी है, आर्नोल्ड सजेस्ट दैट क्रिटिक्स शुड आइडेंटिफाई पैसेज फ्रॉम पोएट लाइक हैमर, Dante, Shakespeare and Milton whose work exhibit timeless quality of the greatness, including the profound emotion, noble ideas and masterful expression। तो देखिए, जो आर्नोल्ड कहते हैं कि आपको अपनी पोएट्री या किसी ने लिखी गई पोएट्री आप जो पढ़ रहे हैं, वो उनको होमर जैसे जो पोएट्स है या डांटे, शेक्सपियर या मिल्टन है, जिन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी गई है इतिहास के अंदर, जिनके अंदर इमोशन थे, नोबल आइडियाज थे और मास्टरफुल एक्सप्रेशन थे, उन चीज़ों के साथ आप अपनी पोएट्री को कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी पोएट्री कितनी अच्छी है या इनकी वैल्यू कितनी है। दिस पैसेज सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर टचस्टोन टू एवलुएट द क्वालिटी ऑफ द अदर पोएट्री। देखिए, तो ये है जो एक बेंचमार्क है, ये एस्टिमेट दिखाया गया है जिससे कि आप टचस्टोन का यूज करके क्या कर सकते हैं, पोएट्री की रियल वैल्यू जान सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ क्रिटिक कैन juxtapose the emotional depth and sublimity of the line from the Paradise Lost with the depth of the contemporary poem to determine whether the latter achieving comparable to excellence। तो देखिए, इस लाइन बहुत बड़ी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि आपको किसी क्रिटिकल इमोशनल डेप्थ वाली जो होती है हमारी पोएम्स, उनको आपको कंपेयर करना है, तो आप पैराडाइज लॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो इतनी अच्छी है या कि जो कंपेयर कर इसके अंदर जो इमोशन दिए गए हैं, जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर दिए गए हैं, ऐसी चीज़ों को आप हम कर सकते हैं कम। उसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ द टचस्टोन थियरी। तो देखिए, एडवांटेज कौन सी अभी इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। इसके अंदर भी आप दोस्तों लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, द टचस्टोन थियरी हेल्प अवॉइडिंग पिटीफुल ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनल एस्टिमेट। देखिए, जो टचस्टोन थियरी इससे हेल्प करती है कि हम हमारे जो हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट को दूर कर सकते हैं, अपने बायसनेस को दूर करके आप असली पोएट्री को पहचान सकते हैं।
It provides an objective framework for criticism, ensuring that the evaluating is not influenced by the historical importance of the work or the subjective preference of the critic। तो देखिए इसके साथ क्या हो सकता है कि वो अवॉइड करेगा किसका, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का और सब्जेक्टिव ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि आपका जो पर्सनल बायस है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। बाय फोकसिंग ऑन द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रेटनेस, आर्नोल्ड एम्स टू एस्टैब्लिश अ मोर कंसिस्टेंट एंड रिगोरियस अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दोस्तों तो देखिए लिमिटेशन ऑफ द टचस्टोन थियरी, तो कुछ जो इसकी एडवांटेज है तो कुछ इसकी डिसएडवांटेज है, यानी कि लिमिटेशन भी है। व्हाइल आर्नोल्ड टचस्टोन थियरी इज इन्फ्लुएंशियल, इट इज नॉट एन विदाउट अ क्रिटिसिज्म। तो उन्हें जो टचस्टोन थियरी दी गई है वो भले ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसके साथ उसका क्रिटिसिज्म भी है। सम आर्ग्यू दैट comparing poetry to selected passages from the canonical poets may oversimplifying the complexity of the literature। तो देखिए किसी के साथ हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या करती है, ओवर सिंप्लीफाइंग कर देती है और कॉम्प्लेक्सिटी को जो लिटरेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। यानी कि देखिए आप जब कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ एक ही पैरामीटर के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने अपनी पोएट्री को शेक्सपियर के साथ डिस्कस कर लिया, यानी कि उसको कंपेयर कर लिया, तो आप सब अपनी पोएट्री को या किसी और की पोएट्री को सिर्फ उसी तक ही उसको लिमिट कर देंगे, बट उसकी जो यूनिवर्सलिटी या ज्यादा कुछ ब्रॉड चीजें भी हो सकती है वो आप उसको भूल जाएंगे। एडिशनल इट्स रिस्क प्रिवेलिंग सर्टेन कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ओवर द अदर्स, पोटेंशियली मार्जिनलाइज बाय द पोएटिक ट्रेडिशंस। तो देखिए इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करते हैं आर्नोल्ड पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ पोएट्री। देखिए उनका जो रोल है पोएट्री का वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि पोएट्री इज अ मोर देन आर्ट फॉर्म, वो जो पोएट्री है वो आर्ट फॉर्म से कुछ ज्यादा है। इट इज अ मोर एंड मोरल एंड इंटेलेक्चुअल फोर्स कैपेबल ऑफ शेपिंग सोसाइटी। तो एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल फोर्स है, वो क्या करता है, सोसाइटी को एक शेप दे सकता है। ही फेमसली declare more and more mankind will discover that we have to turn the poetry into interpreting life for us and consoling us to sustain us। Arnold believed that the poetry possesses a unique ability to capture the human condition and offer the wisdom and solace। तो देखिए वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि पोएट्री पोजेस करते हैं यूनिक एबिलिटी और कैप्चरिंग ह्यूमन कंडीशन। देखिए हम जब कोई पोएट्री लिखते हैं तो कोई किसी ह्यूमन की कंडीशन को दर्शाते हैं, वो हमारी एक पोएट्री की पावर है। देखिए पोएट्री क्रिटिसिज्म ऑफ, तो दोस्तों पोएट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कैसे है वो भी डिस्कस करते हैं। आर्नोल्ड डिफाइन पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मीनिंग it should reflect the truth of human existence with sincerity and clarity। Great poetry, according to Arnold, is characterized by its ability to harmonize an emotional and intellectual aspect of life, offering a reader both pleasure and insight। देखिए जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ देखिए हमें दिखाती है कि लाइफ के अंदर कैसे कैसे इमोशंस होते हैं, लोग कैसे अपनी जो बुरी आदतें दिखाते हैं, वो क्रिटिसिज्म दिखाते हैं कि देखिए लोग अपनी किस हद तक जाते हैं, या किसी लोगों को अपनी जो क्रिटिसिज्म किसी और की पोएट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों की जो विचार कैसे होते हैं, फिलोसॉफी कैसी होती है, साइकोलॉजी कैसी होती है, उनकी इमोशनल डेप्थ कैसी होती है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि लोगों के जो लाइफ कैसी है वो दिखाता है, हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ दिखाता है। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। और ये है हमारा कंक्लूजन। लास्ट में दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये कंक्लूजन है, इसके अंदर हमें पूरी कंक्लूजन को बात करी गई, मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं, तो मैं आपको पूरी जो चीजें है वो फिर से रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों तो आर्नोल्ड पे आपको क्रिटिसिज्म के जो लिए एक क्वेश्चन आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले इसके 3 एस्टिमेट को आपको डिस्कस करना है। जो पहला है हमारा हिस्टोरिकल एस्टिमेट है, पर्सनल एस्टिमेट है और रियल एस्टिमेट है। इसके बाद आपको टचस्टोन थियरी को डिस्कस करना है, उसकी जो एडवांटेज है या इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। फिर उसकी डिसएडवांटेज पूछी गई है तो उसकी डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन, और कुछ आर्नोल्ड की पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ पोएट्री और वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कैसे है वो थोड़ा सा दर्शा के आपको उसको कंक्लूड करना है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। दोस्तों आई होप आज तक आपने पूरा वीडियो जरूर से देखा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करने का। थैंक यू सो मच।